हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएसई मेंस में जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस। एंड अगेन याद रखिए दैट पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इज मेनली लर्निंग व्हाट, लर्निंग फ्रॉम दीज क्वेश्चंस कि फ्यूचर में यानी 2024 मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? व्हाट यू विल लर्न दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन फ्यूचर, राइट? एंड हाउ यू विल एड्रेस देम, हाउ टू एड्रेस देम, ओके? हाउ टू एड्रेस देम। तो हमारा फोकस ये रहेगा, प्लस वी विल ऑल्सो लर्न कि ये जो सब्जेक्ट्स है इनके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए थ्रू दिस 2023 पेपर एनालिसिस फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंड एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, सो इट इज अ वेरी अ बिट जेनरिक क्वेश्चन जिसमें हर किसी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आइडिया होगा, बट 10 मार्क्स में लिखने जितना आइडिया शायद से नहीं होगा। और शायद से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होगी कि इसको हम स्ट्रक्चर कैसे करें, तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट यू विल रियलाइज वन थिंग कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहां पे बताऊंगा, राइट, वॉट एवर पॉइंट्स आई विल टेल यू हियर, मोस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स आपको पता होगा, वो कंटेंट आपके पास होगा, बट फिर भी शायद से डिस्पाइट हैविंग द कंटेंट यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता होगा कि आपने एक क्वेश्चन देखा, उस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट जब बाद में आप मॉडल आंसर देखते हो, वो देखते हो, तो यू रियलाइज कि अरे यार ये सब मुझे पता था। सो व्हाई यू कुडंट डू दैट? बिकॉज शायद से आप उस क्वेश्चन को, दो चीजें, पहला तो फर्स्ट शायद से आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, एंड दूसरा आप उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पाए। ओके, मे बी यू आर एबल टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर इट। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे सिंपल प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं, वो ये है कि क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। सो द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ development process, the crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to human resource development, right? So human resource development, what do you understand by this? It means human resource development means investing in the people of the country, and with what purpose? To enhance their capabilities, right? यही मतलब है, to enhance their capabilities, right? और मेनली कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? मेनली आप इन्वेस्ट करते हो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स। दिस इज द मेन थिंग। ओके, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर आल्सो देयर, बट मेनली हम हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इनफैक्ट आप देखोगे पॉपुलेशन जो है इंडिया की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, राइट? सो रादर देन कंसिडरिंग दिस पॉपुलेशन एज अ लायबिलिटी, वी शुड कंसिडर इट एज अ रिसोर्स। और अगर हम इसको एज अ रिसोर्स कंसिडर करेंगे तो इस रिसोर्स को हमें डेवलप करना है, इस रिसोर्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं और कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन ह्यूमन कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्स एंड स्किल्स। और यहीं पे व्हाट इट सेज, ये स्टेटमेंट क्या कहता है? इंडिया में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, राइट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, उसमें जो ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, राइट? इसमें जो है इतना अटेंशन नहीं दिया गया। तो इसको दो तरीके से दिखा सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या इनपुट दिया, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। तो आप सबको पता होगा सोशल सेक्टर, चाहे हेल्थ, एजुकेशन हो, दोनों में इंडिया की स्पेंडिंग रिलेटिवली काफी कम है कंपेयर टू व्हाट इज ग्लोबल एवरेज। इनफैक्ट इंडिया की जो खुद की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, दे देमसेल्व्स से कि वी नीड टू इंक्रीज द स्पेंडिंग, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द हेल्थ सेक्टर। ठीक
ठीक है। सो ये जो चीज आप बता सकते हो कि कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस जो इंडिया का है, इतना सारा हम वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स चला रहे हैं, बट डिस्पाइट दैट ओवरऑल अगर देखें तो अटेंशन जो दिया गया है, ये जो फोकस है राइट बजट के थ्रू कितना अलोकेशन हो रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स पे कम है। बाकी सेकंड आप बता सकते हो कि दी स्टेट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में क्वालिटी का इशू है, हायर एजुकेशन हर किसी के पास एक्सेस नहीं है, हेल्थ हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सो देयर इज अ डेफिसिट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिसिट ऑफ हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। स्किलिंग की बात करें सो ओनली 3 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज फॉर्मली स्किल्ड, सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन है जो आपकी फॉर्मली स्किल्ड है, ठीक है। सो सिंपल फर्स्ट एस्पेक्ट ये है। सेकंड, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जो इस इनएडिक्वेसी को एड्रेस करें, सो दैट वुड बी वेरी सिंपल। आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ राइट इन हेल्थ एजुकेशन, राइट आप एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करो, एजुकेशन को स्किलिंग से लिंक करो, स्किल डेवलपमेंट में वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेशन पे फोकस करो, इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिंकेज क्रिएट करो। हेल्थ सेक्टर में we need to invest more in preventive and promotive health care, राइट ताकि लोगों को जो है दे आर नॉट उनको ज्यादा से ज्यादा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो अभी बढ़ रही है जैसे लाइक कैंसर हार्ट डिजीजेस एंड ऑल, वो इतनी नहीं हो, क्योंकि ऑल दीज डिजीजेस व्हाट दे डू, अगर कोई पर्सन है कंट्री का, इफ ही इज अफेक्टेड बाय सम डिजीज, व्हाट विल इट डू, इट विल रिड्यूस हिज और हर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आप ही बीमार हो जाते हो तैयारी करते हुए, प्रिपरेशन में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो दैट इज द सेम थिंग हियर। सो लेट्स सी नाउ, तो ये तो सब कुछ हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, बट लेट्स सी व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम द क्वेश्चन। सो लेट्स चेक आवर लर्निंग फ्रॉम द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं। सबसे पहला सिलेबस में सी दिस इज अ वन वेरी ऑब्वियस एक्सरसाइज, वेरी कॉमन सेंसिकल एक्सरसाइज, बट दिस इज व्हाट यू शुड डू। आपको हर टॉपिक को पढ़ने से पहले, हर चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको रिलेट करना चाहिए टू दी सिलेबस, बिकॉज ट्रस्ट मी इनिशियली आपको लगेगा ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, और आप वो सेंस डेवलप कर लेते हो कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कहां पे रिलेटेड है, किस एस्पेक्ट में किस चीज पे फोकस करना है, राइट। सो इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, राइट और यहां पे क्या बोला जा रहा है, जो सोशल सेक्टर यानी जो ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करने वाला सेक्टर है, उस पे जो है इनएडिक्वेट अटेंशन दिया गया है, और वो इनएडिक्वेट अटेंशन दैट इज अ मेजर इशू विद इट, ठीक है, एंड दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। सो दिस इज अ रिपीटेटिव थीम एंड इट इज अ मेजर इशू रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। सो सबसे एक बहुत बड़ा इशू इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके यही है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया में इतनी नहीं है। लेबर हो, लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी है क्योंकि स्किल लेवल जैसे हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में जो है आप देखोगे बहुत सारे इश्यूज है लाइक वी डिस्कस्ड। सो लेट्स सी दी स्ट्रक्चर, ओके पीवाईक्यूज भी देख लेते हैं एक बार। सो डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, और आई होप यू रियलाइज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों अलग चीजें हैं, राइट। सो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया स्टिल हैज लोएस्ट इंडिकेटर्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। सो दीज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दे आर closely linked and one and the same thing. So what are the issues? Same issues हैं। अगर ये भी issues आप करके जाते, if had you done these issues, आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर कर पाते, राइट क्योंकि यही इश्यूज आपको लिखने हैं। These are the issues that you have to write, ठीक है, that make balanced and inclusive development elusive, ठीक है। तो यही इश्यूज अगर आप, that's why I tell you प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोल्ड माइन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। प्लस इन मेंस इज हाईली प्रिडिक्टेबल, तो वहां पे आपके पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हाईली प्रिडिक्टेबल, प्लस मेंस में कंटेंट की रीयूजेबिलिटी ज्यादा है। प्रीलिम्स में फिर भी कंटेंट शायद से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, कुछ ही स्टैटिक आते हैं, बाकी डिफरेंट आ सकते हैं, बट मेंस में देयर इज अ हाई रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, ओके। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड, नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हम बात करते हैं मेनली हियर ऑफ यूथ, कि कैसे यूथ है, इस जो अब यंग एज के पीपल हैं, सो दे डू प्रोवाइड अ पोटेंशियल एडवांटेज। एक इंडिया का एक पोटेंशियल एडवांटेज है, नॉट रियलाइज्ड बट पोटेंशियल एडवांटेज। तो इस पोटेंशियल एडवांटेज को रियलाइज कैसे किया जाएगा? बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है।
will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative. ठीक है, एंड व्हाट मेजर्स, सो सेकंड पार्ट का क्या किया जा सकता है इस इनएडिक्वेसी से डील करने के लिए. सो सेकंड पार्ट का व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बैलेंस द कैपेसिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव एंड एम्प्लॉयबल. तो ये भी जो मेजर्स है ये आप अपने सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं. तो अगर कोई ये दो पीवाईक्यू कर पाता तो इससे आप फर्स्ट पार्ट अपने क्वेश्चन का एड्रेस कर सकते थे और इससे पार्शियली सेकंड पार्ट आप एड्रेस कर सकते थे. नाउ लेट्स सी. सो सबसे पहले आप बताओगे सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. आप बताओगे कि कैसे वी हैव अ वास्ट पॉपुलेशन and India has a vast population and it should not be seen as a liability, rather it should be seen as a resource which can be developed, nurtured and which could immensely contribute to the economic development of the country. ओके ऐसे आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे. याद करना 10 मार्कर है तो इंट्रोडक्शन ब्रीफ होगा, 150 वर्ड्स में लिखना. ठीक है, फिर एग्जांपल से शो करो कि कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो जो स्टेटमेंट में बोला है कि इनएडिक्वेट अटेंशन दिया गया है, आप एग्जांपल से शो करो कि यस डेवलपमेंट प्रोसेस में एडिक्वेट अटेंशन नहीं दिया गया है. सबसे अच्छा तरीका यह है लो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग. आप बताओ कितनी है. आई थिंक लेस देन 3% इन एजुकेशन. तो यहां पे देखो, अब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम वगैरह जो आप सुनते हो वो यहां पे आप बना सकते हो. जैसे अगर आपको ये हाईलाइट करना हो तो आप ले लो, यहां पे ले लो आपका हेल्थ, यहां पे एजुकेशन, यहां पे स्किलिंग. ठीक है, और या फिर हेल्थ और एजुकेशन ही ले लो. आप स्किलिंग छोड़ सकते हो अगर डेटा नहीं हो, दैट यू कैन लीव. और परसेंटेज एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी. ओके, कितना परसेंट जीडीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है. हेल्थ पे लेस देन 2%, एजुकेशन लेस देन 3%. ठीक है, एंड टू शो कि आइडली कितना होना चाहिए, आइडली आप बोल दो कि यहां पे जो है अगर चाइना का एग्जांपल लो, सो दीज बोथ शुड बी आइडली अराउंड समवेयर 5 to 6%. ब्राजील, चाइना, इन सब में इट्स अराउंड 5 to 6%. यूएस वगैरह में तो इट्स लाइक मोर देन, आई थिंक इट्स मोर देन 12 to 13%. ठीक है, अब देखो आप पूछोगे कि सर आपको ये सब डेटा कैसे पता. सो ये सब डेटा मेरे को इसलिए पता है क्योंकि बिकॉज इफ यू सी कि अगर आप पीवाईक्यू देखोगे यू विल रियलाइज कि यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, इफ यू सी द पीवाईक्यूज यू विल रियलाइज दैट यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो लो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग आप बता दो, लेस देन 2% इन हेल्थ एंड एजुकेशन. फिर आप बताओ कि देखो आउटकम भी देखें, अगर आउटकम वाइज भी देखें, सो देयर इज मैल न्यूट्रिशन. तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा कोट करो रिगार्डिंग स्टंटिंग, रिगार्डिंग वेस्टिंग एंड रिगार्डिंग एनीमिया. ओके, सो दैट शोज कि हेल्थ में नहीं इन्वेस्टेड है. हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आई थिंक मोर देन 60%. राइट, एंड व्हाट इट डज, थोड़ा सा एक लाइन में ये भी एक्सप्लेन कर दो. इट पुशेस पीपल इनटू पॉवर्टी. पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहां क्या बताओगे, एसर रिपोर्ट. अब मान लो एग्जैक्ट डेटा भी नहीं है, सो रिपोर्ट बाय प्रथम एनजीओ व्हिच ब्रिंग्स एसर रिपोर्ट, इट हैज हाईलाइटेड द इश्यूज विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. इतना भी लिख दोगे 10 मार्क का क्वेश्चन है, सफिशिएंट है. ठीक है, अनएम्प्लॉयबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड डेफिसिट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो ये शो कर रहा है कि देयर हैज बीन इनएडिक्वेट अटेंशन. ठीक है, हैज नॉट बीन गिवन एडिक्वेट अटेंशन. ठीक है, राइट. और देखो ये सब बताने के बाद यू कैन ब्रीफली से, या तो आप शुरू में लिख सकते हो, एक लाइन में ये भी बता सकते हो कि व्हाट इज द गवर्नमेंट एफर्ट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एफर्ट. या तो यहां पे आप बता दो एग्जिस्टिंग, सो देयर इज वन लाइन यू कैन से दैट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एफर्ट क्या है. ओके, व्हाट इज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एफर्ट. तो यहां पे क्या बोलोगे, समग्र शिक्षा, राइट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट. फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, नेप, नेशनल हेल्थ पॉलिसी. बस ये ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में नहीं, या फिर इसको टेबुलर फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो. ठीक है, कि एग्जिस्टिंग, और ब्रीफली एक लाइन लिख दो कि यस गवर्नमेंट इवन इटसेल्फ रियलाइजेस कि हमें इन चीजों पे फोकस करना है. गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे तो स्किल इंडिया मिशन, सो तीनों की जो पॉलिसीज हैं
नेप भी बोलता है कि स्पेंडिंग बढ़ाओ, क्वालिटी करो। हेल्थ एनएचपी भी बोलता है कि वी नीड टू इंक्रीज द स्पेंडिंग, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, डील विथ मैल न्यूट्रिशन, हंगर एंड फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर। और आपका जो है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, ये भी एक पॉलिसी है। ये भी बोलते कि वी नीड टू स्किल एट स्केल एंड स्पीड। सो ये क्या बोलती है आपकी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, क्या बोलती है, वी नीड टू स्किल द पीपल ऑफ द कंट्री एट स्केल, दैट इज एट अ लार्ज स्केल एंड विथ स्पीड, दैट इज क्विकली। अगर आप जल्दी से नहीं स्किल करोगे तो जो भी स्किल्स हैं 4th IR आते हुए वो सारी स्किल्स रिडंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज देयर, ओके। सो व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ताकि स्किल्स पे फोकस हो, ठीक है, फोकस ऑन फ्यूचर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर 4th IR, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंडस्ट्री, एकेडमिया, कोलैबोरेशन, यहां पे बता भी सकते हो ब्रीफली कि वी हैव सेक्टर स्किल्स काउंसिल, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स। और अगर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ी है, उसके 1-2 पॉइंट्स ब्रीफली पता है, तो वो 1-2 पॉइंट्स उन पॉलिसीज में ही बोला गया कि क्या करना है, कि गवर्नमेंट को क्या करना है, वो पॉइंट्स भी आप यहां पे डाल सकते हो। सो इफ दीज थिंग्स आर डन, सो बहुत सारे पॉइंट्स कुछ भी आप बना के डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी मतलब ऑब्वियसली विच इज प्रॉपर एंड एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन मेजर्स दैट यू कैन टेल, यहाँ पॉलिसीज मेंशन कर दो। और कंक्लूजन में दैट वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड से हमारा क्वेश्चन भी बन गया। सो दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड व्हेन वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, व्हिच कुड डेफिनेटली मेक अस अ ग्लोबल इकोनॉमिक, नॉट ओनली ग्लोबल इकोनॉमिक बट अ ग्लोबल सुपर पावर, ठीक है। अब आ जाते हैं ई गवर्नेंस वाले क्वेश्चन पे। तो दिस इज दी ओनली क्वेश्चन ऑफ द गवर्नेंस, ओनली क्वेश्चन ऑन गवर्नेंस, ठीक है। बाकी सारे सोशल जस्टिस के क्वेश्चन। तो वन ट्रेंड इज, एक ट्रेंड आप देख सकते हो कि गवर्नेंस का वेटेज नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, कम हुआ है, एंड सोशल जस्टिस पे फिर आपके 4 के अराउंड क्वेश्चन है, यानी इसका वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। सोशल जस्टिस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट ई गवर्नेंस दैट इट इज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं व्हाई, आप कमेंट्स में रिप्लाई करिए कि व्हाई इट इज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। हैज अशर्ड इन इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओके। सो ई गवर्नेंस से गवर्नमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है, एक चीज। दूसरा, दे हैव बिकम इफेक्टिव। व्हाट इट मींस इफेक्टिव इज दैट दे आर एबल टू अचीव व्हाट दे टारगेट, एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, राइट, और अचीव टारगेट्स, ओके। सो दे आर इफेक्टिव, ठीक है, दे आर इफेक्टिव, दे आर एबल टू डू प्रॉपरली व्हाट दे देयर गोल इज, दे आर एबल टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। सो अब पूछा गया व्हाट आर द इनएडिक्वेसीज, बेसिकली इट मींस व्हाट आर द इश्यूज विद ई गवर्नेंस इन इंडिया। What are the issues with e-governance in India, ठीक है, ये मेन चीज है। एंड कैसे ये हैम्पर करते हैं, सो व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर दी एनहांसमेंट ऑफ की इफेक्टिवनेस को प्रिवेंट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को लिमिट करते हैं। सो लेट्स सी, पहले लर्निंग, सो अगेन डायरेक्टली फ्रॉम दिस सिलेबस एंड इट इज अ सी ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन जितने भी आए हैं दे हैव बीन मोस्टली अबाउट, सो अगर ई गवर्नेंस के आप क्वेश्चन देखो, आप खुद PYQ जाके ये कंफर्म कर सकते हो पॉइंट, इट्स आइदर अबाउट इट्स एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी और अबाउट इट्स issues with it, issues और barriers to it, ठीक है। इन्हीं 2 डायमेंशंस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। यू कैन गो एंड चेक ऑल दी PYQs, इनफैक्ट हम यहीं पे देख लेते हैं।
डिजिटल इलिटरेसी इज द इशू विद द ई गवर्नेंस, ठीक है, कपल्ड विथ लैक ऑफ आईसीटी, दिस इज द सेकेंड इशू, ठीक है। लैक ऑफ आईसीटी मतलब लोगों के पास जो है डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस वगैरह जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स हो गए, दैट इज दे, या लैपटॉप, कंप्यूटर, या आपका ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ठीक है, ये सब चीजें चाहिए टू एक्सेस ई गवर्नेंस, ठीक है, ये सब चीजें नहीं है, राइट। तो देखो आपका आंसर, ये दोनों चीजें, ये दो पॉइंट, दीज आर टू इनएडिक्वेसीज दैट यू कुड हैव मेंशन्ड राइट अवे, ये दो इनएडिक्वेसीज आप सीधा सीधा मेंशन कर सकते थे। इमर्जेंस ऑफ फोर्थ IR have initiated e-governance as an integral part of government, right? So this tells you कि e-governance is critical, याद करो क्या बोला, क्रिटिकल टूल, राइट, क्योंकि जिस हिसाब से आईसीटी का पेनिट्रेशन है और फोर्थ IR आ रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो देयरफॉर अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी हर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर में बहुत ज्यादा इंटीग्रल बन चुका है, इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब वो इंपॉर्टेंट बन गया तो ई गवर्नेंस भी नाउ इट हैज बिकम क्रिटिकल, बिना उसके नहीं होगा, ठीक है, दैट इज देयर, ओके। दैट्स व्हाई यूपीएससी अब क्या करता है, आपको फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन ही भरना है, तो अगर कोई फॉर्म सिर्फ आप ऑनलाइन भर सकते हो, दैट मींस ई गवर्नेंस हैज बिकम क्रिटिकल, आप ऑफलाइन नहीं भर सकते, ठीक है, सो दैट इज देयर, ओके। सो दैट इज देयर, सो इमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो यहां से आप समझ सकते हो कि क्यों क्रिटिकल है या इंटीग्रल बन गया है, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो या फिर यही लाइन लिख दो कि इट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि हर प्रोसेस में विद इन गवर्नमेंट, आउटसाइड गवर्नमेंट यूज है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम सफर्स सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, अगेन सेम थिंग, इश्यूज, सो ये इशू, सो क्या वाइटल फैक्टर्स हैं, ये और ये, ठीक है, राइट, और फिर सजेस्ट मेजर्स, तो ये जो मेजर्स होंगे ये आपका इस क्वेश्चन के लिए, जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसके लिए कंक्लूजन हो जाएगा, राइट। देन इट्स नॉट अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू, सो ये भी एक क्या है, इशू है कि ई गवर्नेंस में द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट मच, कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन आईसीटी के थ्रू दे रहे हैं बट आइदर दे आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, और वो एक्सेस भी कर पाए तो उसको यूज नहीं कर पाए, ठीक है, तो दिस इज अनदर इशू। तो देखो 1 2 3 इश्यूज तो आपके यहीं पे हो गए कि या 3 इनएडिक्वेसीज हो गई आपकी, ठीक है, इसलिए बोलते हैं PYQs किया करें। So introduction, you will define e-governance and tell why it is critical for governance, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताओगे कि कैसे brought in what we say effectiveness and transparency, so accountability, CPG RAMS एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे आप कंप्लेंट कर सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह लेके, so it brings accountability, RTI ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए आप बोल सकते हो that all governments have now their websites एंड मोबाइल साइट्स जहां पे वो प्रोएक्टिवली सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इट हैज ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी इन दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके थ्रू जो सारा फंड्स है, फ्लो ऑफ द फंड्स है गवर्नमेंट का, दैट हैज बिकम मच मोर मैनेजेबल, ठीक है, राइट, और मच मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। इनफैक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी आप यहां पे लिख सकते हो, सो ऊपर भी है तो यहां हमने डीबीटी भी लिख सकते हो, ठीक है, सो दैट इज देयर। ओजीडी पोर्टल, ओपन गवर्नमेंट डाटा, सो इट गिव्स लॉट ऑफ डेटा गवर्नमेंट के पास है जो गवर्नमेंट पब्लिकली अवेलेबल करती है ताकि लोग उसको यूज कर सके, सो दिस ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इफेक्टिवनेस, MCA 21 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो बहुत सारी सर्विसेज डिलीवर करती है कंपनीज को, सो इट इज नाउ हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म MCA 21, एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू वो सारी सर्विसेज डिलीवर होती है, ठीक है। उमंग ऐप, इससे सिटीजन्स को सारी सर्विसेज इफेक्टिवली एक यूनिफाइड पोर्टल पे डिलीवर होती है। कॉमन सर्विस सेंटर्स, बीम UPI, जैम DBT और कोविन एट द टाइम ऑफ कोविड, सो कोविन वॉज इफेक्टिव, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आप बहुत इजीली अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो, कभी भी अपना सर्टिफिकेट एक्सेस कर सकते हो। कोविन वॉज वन ऑफ द की इफेक्टिव थिंग्स, इफेक्टिव ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जिसने इंडिया को हेल्प किया कि वो इतने लेवल पे जो है और इतने स्मूथली
जो है वैक्सीनेशन कर पाए, ठीक है। सो कोविन वाज देयर, ओके। सो ये एग्जांपल दे दिया, आपने बता दिया कि कैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लाए हैं, बट देन देयर आर सम इनएडिक्वेसीज, डिजिटल इलिटरेसी, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ आईटी प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कर दिया, पोर्टल एंड ऑल यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, बट जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं किया। सो प्रोसेस इज लेंथी एंड कम्बरसम, या जो ऑफिसर्स हैं या जो जो भी कंसर्न पर्सन है, स्टाफ है, उनको ट्रेन नहीं किया, राइट। या फिर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज चाहिए, वो नहीं किया। जो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये सेकंड एआरसी ने बोला है, बिजनेस प्रोसेस। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम कंक्लूजन में रिफॉर्म्स में कहेंगे, बीपीआर इज नीडेड, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कि पूरे प्रोसेसेस को भी चेंज करके अलाइन करना पड़ेगा, ओनली देन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स विल बी इफेक्टिव, ठीक है। नॉन यूजर फ्रेंडली, ओके। सो आपने बना दिया, बट अब इतना खतरनाक इंटरफेस है कि आप कोई समझ ही नहीं पा रहा कहां पे जाना है, कौन से साइट पे क्लिक करना है, राइट। एंड देन साइबर थ्रेट्स। सो साइबर थ्रेट्स क्या कर रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर वगैरह है, actually these are new kinds of threat which is reducing trust of people। तो लोगों का ट्रस्ट कम कर रहे हैं, और लोगों का ट्रस्ट कम हो रहा है तो दे आर नॉट यूजिंग इट, और अगर लोग इसको यूज नहीं करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, ना ही ट्रांसपेरेंसी होगी, ना ही अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बट दीज आर सम मेजर पॉइंट्स, ठीक है। यू कैन इवन इसको आप वैसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो एक इनएडिक्वेसी इफेक्टिवनेस को भी कम करती है, इट में रिड्यूस दी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। जैसे एक है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन, और rather than non I should say improper implementation of RTI और partial implementation of RTI। so RTI में जो सेक्शन 4 है आपका ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस। सो आप वेबसाइट बनाइए, आपने ई गवर्नेंस लिया, वेबसाइट बना दी फॉर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटिंग, बट अगर आप प्रोएक्टिवली ये नहीं कर रहे हो आरटीआई का सेक्शन 4 ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, राइट, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। देन वे अहेड फॉर ई गवर्नेंस क्या करना चाहिए, सो वही है बीपीआर, राइट, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट दिस सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई, ठीक है, ट्रेनिंग, ओके, राइट, अवेयरनेस and digital literacy, okay, invest in digital infrastructure, ठीक है। इसी का सोल्यूशन लिख दो, बस याद रखो 10 मार्क का है, मैंने आपको 150 वर्ड से ज्यादा ही कंटेंट बताया, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। सो इसको आप ब्रेक करो और समझो आप, ठीक है। फर्स्टली, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने क्या किया है जिससे वुमेन जो हैं उनका पार्टिसिपेशन और उनका रिप्रेजेंट, दो चीजें, ठीक है। सी कई लोगों ने क्या किया है इस क्वेश्चन में, इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया दैट इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली एक इशू है वुमेन का स्टेट लेजिस्लेचर में, कि अभी देखें तो लेस देन 15%, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में 15% से ज्यादा मेंबर्स वुमेन नहीं है, ठीक है। सो यस, वुमेन आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, बट उसके बियॉन्ड क्या कि पार्टिसिपेशन, कि वुमेन अपने इश्यूज पॉलिटिकली स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुंचा पाती है या नहीं। यानी बेसिकली इट मींस, पार्टिसिपेशन हियर मींस कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, एंड वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके कैन दे इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग एट स्टेट लेवल, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है। तो ये वाले डायमेंशन में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस वाले डायमेंशन में कम पॉइंट्स होंगे, बट स्टिल हम लोग दोनों को क्लब लिख करके चलेंगे, ओके। सो 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स का है, सो लेट्स सी। एंड अगेन सी व्हाई, एक तो रिपीटेटिव थीम है वुमेन इंपावरमेंट को लेके, वुमेन इश्यूज को लेके, ठीक है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और पार्टी इन दी लेजिस्लेचर।
रिसेंटली न्यूज में आया है, आपको पता है अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है, राइट? सो वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास्ड, दैट इज इन न्यूज, राइट? तो उससे थोड़ा पहले से भी न्यूज में था, ठीक है? आई थिंक इसके लिए न्यूज में इसलिए था कि दिसंबर में जो विंटर सेशन हुआ था 2022 में, तब पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पर, थोड़ा सा डिबेट वगैरह, और उसी टाइम पे इस पे कुछ आर्टिकल्स भी आए थे। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि इट इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय दैट आर्टिकल, बट यस दिस अ पार्ट ऑफ दिस इशू की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर, दैट वाज इन न्यूज, ठीक है? वो न्यूज में था, ठीक है? आपको पता होना चाहिए अभी जो ये बिल पास हुआ है, इससे पहले 7 और बार, आई थिंक 7 टाइम्स मोर अर्लियर कोशिश की गई थी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करने की, ठीक है? एंड यस इट्स अ मेजर इशू, ठीक है? कि वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, व्हाट इज द इशू हियर? अगर वुमेन का मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन होगा लेजिस्लेचर में, तो क्या होगा वुमेन का? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ओके, ठीक है? Although we don't have any much precedents here in terms of PYQ, but let's see then the structure. So current state of women's participation in and representation in the, okay, representation in the state legislature. तो current में आपको बता ही दिया है in terms of representation, that it's less than 15%, right? In terms of participation in some states, जैसे कुछ स्टेट जैसे केरला, where women are in a better situation, जहां women are relatively, you know, socially and economically better, वहां पे उनका पार्टिसिपेशन रिलेटिवली ज्यादा है क्योंकि उनके इश्यूज टेकअप किए जाते हैं। इनफैक्ट इवन इन बिहार देयर एक एग्जांपल है केस ऑफ प्रोहिबिशन। सो प्रोहिबिशन वाज अ मेजर डिमांड बाय द, इसका मेजर वोट बैंक कौन था? वुमेन डिमांडेड दैट, ओके? सो यस इन सम वेज देयर इज, बट यस टू द एक्सटेंट काफी वुमेन इश्यूज कई बार नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, दे आर नॉट डिस्कस्ड और टेकन अप इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इसीलिए क्या होता है, दैट्स व्हाई जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है सिविल सोसाइटी के, फॉर रिफॉर्म्स दे हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, राइट? जैसे विशाखा गाइडलाइंस आई थी, राइट? पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाया फॉर दी, यू नो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट? तो पहले विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लाया, फिर आया एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट? तो पहले सुप्रीम कोर्ट लॉ लाया, ओ सॉरी जजमेंट आया विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू, राइट? और बाद में लॉ आया, राइट? सो अगेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन डेफिनेटली देयर इज समथिंग डिजायर्ड, ठीक है? दैट इज देयर, बट स्टिल यू विल टेल क्या होता है। बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं टू एम्पावर वुमेन, ठीक है? सबरीमाला का केस, यहां पे आप सबरीमाला का केस बता सकते हो, राइट? सो दे मे मेक इट एन इशू जहां पे लीगल रिफॉर्म्स, तो फिर ये चीज डिस्कस होगी कहां? स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है? देन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ट्रिपल तलाक वगैरह भी बोल सकते हो, हालांकि वो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, ठीक है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू दैम, ठीक है? बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप सेवा ले लो, राइट? एक नारी शक्ति हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिविल सोसाइटी जो वुमेन में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, दे मेक देम पॉलिटिकली अवेयर दैट ओके दीज आर द मेजर इश्यूज दैट यू आर फेसिंग, दीज आर द इश्यूज दैट शुड बी एड्रेस्ड, ओके, राइट, इन द सोसाइटी। और फिर उसी चीज को वो अल्टीमेटली यही ग्रुप्स जो है प्रेशर ग्रुप बनते हैं टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी प्रोसेस और द लॉ मेकिंग प्रोसेस। और यहां पे आप बिहार वाला एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है? दैट दे स्टार्ट एंड ऑर्गेनाइज द वुमेन एंड क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप, तो यहां बिहार का एग्जांपल ले सकते हो। देन दीज ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेन एंड डू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन इन द अरीना ऑफ पॉलिटिक्स। सो जो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वुमेन भी लीड कर रही होंगी, राइट? सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दी पब्लिक लाइफ, दे आर डीलिंग विद डिफरेंट थिंग्स। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग वुमेन लीडर्स, राइट?
और इवेंचुअली हमने कई बार देखा है दीज आर द लीडर्स हु गो ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, टेकिंग अप वुमेन इश्यूज एंड ऑल, ठीक है. Then it also mobilizes women at grassroots on important issues. So देखो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ एनजीओ नहीं होता, इसका मतलब एसएचजी भी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप. इसका मतलब जो होता है सीबीएम, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओ कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है. तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपके सोसाइटीज हो गए जो रजिस्टर्ड वगैरह हैं, ऑल दोस कब. तो एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम ये आता है यहाँ, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन. पर्टिकुलरली यहाँ केरला में आप एग्जांपल दोगे कि केरला में द सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल कुदुमश्री इज सो इफेक्टिव कि वहां पे इट हैज सिग्निफिकेंट, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, राइट, एट द जो हाईएस्ट लेवल पे होता है उनका, राइट, उसमें दे हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दी पॉलिटिक्स, ठीक है. उनका पॉलिटिक्स में जो है एक सिग्निफिकेंट से है. सो केरला का कुदुमश्री का एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है. देन प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्शन. सो कई बार ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं, दे टेक अप व्हाट वी से थिंग्स लाइक धरना वगैरह प्रदर्शन करते हैं, राइट, टेक अप प्रोटेस्ट, राइट, या कई बार इवन लीगल एक्शन जो है कोर्ट्स में जाते हैं. सो इट प्रोवाइड्स देम टू क्रिएट अ पॉलिटिकल एक्शन, एंगेज इन पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है. फिर वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा एक बार. वंस इट इज अ पॉलिटिकल इशू, सो देन देयर इशू देन दे डिस्कस विद द व्हाटएवर पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर. सो डायरेक्टली तो नहीं, बट यस दे कैन विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी दे आर एबल टू ब्रिंग देयर इश्यूज इन द पॉलिटिकल एरिना एंड दे कैन इंटरेक्ट विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड गेट whatever desired legislature to be passed. In fact, काफी कुछ कैंपेनिंग इसके लिए भी चल रहा था, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, देन वर्किंग टू एम्पावर वुमेन सोशली. सो एक और चीज है, इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली, ठीक है. बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेवा का एग्जांपल लिया ऊपर, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वुमेन को सोशली, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली एम्पावर करने की कोशिश करें. वंस दे आर एम्पावर्ड सोशली, साइकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली, दे आर एबल टू बेटर पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ एंड दे आर एबल टू टेक सर्टेन पॉलिटिकल एक्शन. सो इससे वो, अगर वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं पब्लिक लाइफ में, तो वो पॉलिटिकली इंपावर्ड हो जाती हैं. और अगर पॉलिटिकली इंपावर्ड हो जाती है, सो डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. एंड लास्टली प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं जो आप बताओगे इसमें. सी अगेन पॉइंट्स और भी कुछ भी आपके दिमाग में आते हैं, जो चीजें आती है, सी यहाँ पे इसके लिए आपको ना कहीं कॉन्क्रीट कंटेंट मिलेगा ना होगा. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई योर माइंड कि अभी एग्जिस्टिंग क्या है. ये एग्जाम्पल जो है ये सब कॉमन सेंस है. सो अगर आप सोचो कि ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, हाउ टू प्रिपेयर सच क्वेश्चंस, राइट. सो इफ योर क्वेश्चन, इफ यू थिंक कि if you think कि how to prepare such questions, कि ऐसे questions की जो किस टाइप के questions हैं, they are generic, okay, and they don't have any fixed content, okay, no fixed content at one place. राइट, सारा कंटेंट, सी पॉइंट्स जो मैंने बताया, आई एम श्योर काफी कुछ आपके दिमाग में होंगे, राइट. केरला कुदुमश्री और प्रोहिबिशन इन बिहार और सेवा का जो एग्जांपल है, एसएचजी का एग्जांपल है, राइट. नारी शक्ति एक जो एनजीओ है उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है. वुमेन रिजर्वेशन का, सब कुछ आपके दिमाग में. बट कैसे करोगे इसको, ठीक है, कैसे? तो इनको प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, दैट यू डू मोर आंसर writing practice on such questions. This kind of question. और actually ई गवर्नेंस वाला जो है आपका, ई गवर्नेंस वाला टॉपिक है, उस पे जो क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी जो भी सिंसियर हैं वो सब ढंग से लिखेंगे उसको. वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, डिफरेंस क्रिएट करते हैं इस नेचर के क्वेश्चंस. और इसीलिए आप ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, फोकस करना ऐसे जेनरिक क्वेश्चन जिनका कहीं फिक्स्ड आंसर नहीं है, इन पे आप आंसर लिखने की कोशिश करना, ठीक है.
So now let's just a second. Right, let's move. Okay, let's get back. ठीक है, आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप? What you will write in conclusion? ठीक है, कि क्या किया जा सकता है. तो अभी भी हमने देखा ऊपर कि इश्यूज हैं, तो एक लाइन यहां पे भी लिख सकते हो कि yes, while this all this has been done, but still there are issues. So what can be done to make their representation more meaningful? So यहां पे आप एक तो रिजर्वेशन की बात कर सकते थे जो हो गया है, right? You could have talked about reservation, right? You could talk about some innovative practices की like जो वुमेन मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, उनको जो है थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम दिया जाए. ओके, दे शुड बी गिवन डेडिकेटेड टाइम टू स्पीक ऑन वुमेन इश्यूज. ठीक है, ये चीज कर सकते हो. और क्या कर सकते हो? जेंडर बजटिंग. ठीक है, तो जेंडर बजटिंग ऑलरेडी है, बट उसको और प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, सिस्टमेटाइज किया जाए. सो 2-3 सजेशन ऐसे आप देके बता सकते हो कि इससे पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा मीनिंगफुल और बेटर हो जाएगा इन स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, so this is how you will be addressing it. Now let's see the next question. Development and welfare schemes for the vulnerable. So I hope you know who is a vulnerable. You know, old, young children, women. ठीक है, and you know what we say, socially marginalized sections. मार्जिनलाइज सेक्शंस, तो इसमें आपका आ जाता है SC, ST, एंड देन यू हैव राइट ट्राइबल्स, और यू कुड से. ओके, तो बहुत सारे ऐसे जो सोशली मार्जिनलाइज सेक्शंस है, ट्रांसजेंडर्स भी. राइट, सो यू नो ऑल दीज, यू नो, डिफरेंटली एबल्ड, राइट, जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है या जिनके ऊपर यू नो सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज देयर. ओके, सो दीज ऑल कम अंडर दी यू नो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो ये जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, इनके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं और वेलफेयर स्कीम्स हैं. नाउ व्हाट इट इज सेइंग दैट दे आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच. राइट, नाउ डू यू एग्री? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ऑब्वियस है कि आप एग्री नहीं करोगे, बट आप सीधा ये नहीं बोलोगे कि नो दे आर नॉट, बट आप ब्रीफली ये भी बताओगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है. ओके, ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, और फिर आप बताओगे कि नो दे आर नॉट. ओके, और फिर आप रीजंस दोगे. सो अगेन दिस इज यू नो अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन, राइट, जो स्टैटिक कंटेंट के थ्रू हो जाता है. ठीक है, सो एक ऐसा 2014 में सिमिलर आया था कि डू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अपलिफ्टिंग वल्नरेबल एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज you know by protecting required social resources for them lead to their exclusion. ठीक है, so although ये similar नहीं, मतलब एक different चीज पूछ रहे थे, right, different way में, but yes on a similar way इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था पास्ट में 2014 में. ठीक है, now if we talk about introduction, again you tell about vulnerable sections of society. जैसे मैंने बताया that in our society there are various vulnerable sections, right? Give some examples and then tell why they are vulnerable. So basically क्या बताओगे about में, introduction में, who are vulnerable and why they are. Okay, because they face certain social disadvantages, economic disadvantages, they have faced historical injustice, because of that they are vulnerable. Okay, and when, so if they are vulnerable, government has come up with various development and welfare schemes. कुछ examples दे दो आप यहाँ पे, right, like Stand Up India, okay, right, and then Vandhan Yojana, old age Indira Gandhi old age pension scheme.
Okay, like this you can give examples. Now why some may consider, तो आपको एक लाइन में देखो, ज्यादा नहीं डील करना, बट बेसिकली ब्रीफली आप बताओ कि ओके द लॉजिक बिहाइंड सेइंग दैट दे आर डिस्क्रिमिनेटरी इज दैट वन मे ऑन द फेस सी कि ओके दे आर प्रोवाइडिंग यू नो से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू समवन, ओके वो जो है कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, बट देन यू विल कम हियर एंड से they may not be considered as discriminatory because they address historical injustice and exploitation. And yes, when we talk about Article 14 equal treatment, it's equal treatment in equal circumstances. Okay, it's equals should be treated equally. I hope you all have read this in polity. Then there are constitutional provisions. So Article 15.3, 15.4. Okay, you can go look at it. It provides the state the exception that it could make special provisions for women, children, and also special provisions for sections of society which are socially and educationally backward. So if some section of society is socially and educationally backward, it becomes vulnerable. Okay, then DPSP. So जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस है उनको हेल्प करने के लिए वी हैव DPSP. ठीक है, आर्टिकल 38, 39, 46. Then we have preamble. It talks about justice, social, economic, and political. Okay, and what it talks about is equality of opportunity and status. So opportunity सबको बराबर मिलनी चाहिए, बट अब जो vulnerable section है, since it is socially backward, उसकी अपॉर्चुनिटी लिमिट होती है, एजुकेशनली बैकवर्ड उसकी अपॉर्चुनिटी लिमिट होती है. ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट सर्टेन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो, राइट, जो इससे रिलेटेड हैं, जो अगेन सम ऑफ विच दे से दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, राइट. देन ultimately you say that it addresses social, political and economical injustice, tries to create a more fair society and achieve the ideals set in preamble. So that's why these are not discriminatory, rather they are justified, rather they create a more equal society. Okay, so conclusion, that development and welfare schemes promote equality and just society rather than being discriminatory. Okay, so they promote your equality and just society as per the ideals of our preamble, right, rather than being a discriminatory. Okay, so after this the last question of social justice is question number 18. So again somewhat ये human resource development से similar है, ठीक है, it's on the, but ये एक specific aspect पे human resource development, skill development. Okay, so skill development programs have succeeded in increasing human resource supply to various sectors. ठीक है, बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहां पे, जैसे हेल्थ सेक्टर है, राइट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. इट इज सेइंग दैट वी whatever skill development programs we have, it has succeeded in providing the human resource supply, that is skilled workforce, right, to various sectors. Now in the context of this statement, analyze the linkages between education, skill and employment. ठीक है, सो अगर इसको डील करना होगा, स्किल डेवलपमेंट में पास्ट में एक और क्वेश्चन था, राइट, अनलेस मोर एजुकेटेड, अवेयर, स्किल्ड एंड क्रिएटिव, राइट, जो हमने पीछे देखा था. सो इफ एंड ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट इज अ मेजर इशू. एक इशू मेजर क्या है, और ये आपको यहां पे मैं बता रहा हूं, तो आप प्लीज इसको लिख लेना. प्रोबेबली यू मे गेट इट in question again next year. Means is that India has a problem of unskilled labor, or better word would be workforce. And actually the implication of this is that it reduces the productivity, right, it reduces the productivity. ठीक है, now if we try to answer it, let's see how we'll answer. So current status of skilling in India and government efforts, right, so जो statement है उसी को explain करोगे, that government of India has realized it, इसलिए national skill development and entrepreneurship,
ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी है उसमें, जो मैंने बताया आपको शुरू में, विच वेयर इट एम्स एट स्किलिंग एट स्पीड एंड स्केल। ठीक है, स्किलिंग एट स्पीड एंड स्केल की बात करता है। ओके, एंड सी ऑब्वियसली इन दिस रिगार्ड आप थोड़ा सा फैक्ट डेटा भी दोगे कि अभी किस लेवल पे है, सो उसमें थोड़ा सा डेटा आप दे सकते हो यहाँ पे कि ऑब्वियसली लेस देन 3% ऑफ द वर्कफोर्स इज स्किल्ड। सो वाइल वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में ब्रीफली बता सकते हो। ठीक है, और इसका जैसे 4.0 लॉन्च कर दिया गया है। सो ईच टाइम वी आर मेकिंग इट बेटर, एक्सपैंडिंग इट्स कवरेज एंड टारगेटिंग द न्यू एज स्किल्स। ठीक है, सो यहां पे आप यही सारी चीजें बताओगे और ब्रीफली ये भी बताओगे कि यस दीज एफर्ट्स आर देयर बट स्टिल वी कैन डू मोर बिकॉज देयर इज अ गैप इन स्किलिंग, राइट। एंड वंस यू डू दैट, फिर आप आ जाओगे बॉडी पे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और उनका परफॉर्मेंस, राइट। ब्रीफली कुछ फैक्ट्स डेटा के थ्रू बता दो। ठीक है, सो व्हाट वन हैज कंसिडर्ड इज कि ये इट हैज बीन रिलेटिवली okay successful, okay. Under it was exact data even I couldn't remember right now, but जो PMKY 2.0 था, right, it was able to achieve its target। ठीक है, तभी इसको further expand किया जा रहा है। ठीक है, that you can tell, and then you can tell sector skill councils are also working well, right, and they are able to bring together, link what industry requirements are with the skilling and training, okay, programs and policies। Then you tell the linkage between education and skilling। So education creates a foundation for skilling। ठीक है, अगर education basically जो भी होता है 0 to 3 years का, it creates a foundation for rest of the life। ठीक है, तो फ्यूचर में जो भी आउटकम्स होंगे of any part, any kind of education or skilling or any training provided to a person that depends on his or her education। ठीक है, देन वोकेशनल एजुकेशन की भी बात करोगे, यहाँ स्किल डेवलपमेंट से लिंक करते हैं कि विद इन एजुकेशन वी शुड मेन स्ट्रीम वोकेशनल एजुकेशन। ओके, हमें जो है वोकेशनल एजुकेशन को क्या करना है, मेन स्ट्रीम करना है। ओके, राइट नाउ इट्स नॉट मेन स्ट्रीम। ठीक है, और फिर वोकेशनल एजुकेशन आप ब्रीफली बताओगे भी क्या होता है। सो वोकेशनल एजुकेशन मतलब ये होता है कि स्कूल में ही आप आफ्टर 9th 10th जो है स्टूडेंट्स जो है उनको एक ऑप्शन दो कि आप कोई जो एक्चुअल स्किल है जिसके थ्रू आपको कोई जॉब मिल सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, वो आप सीख लो, राइट। सो दैट इज देयर, बट स्टिल अभी क्या है, एक नेगेटिव परसेप्शन ये है कि अगर 9th 10th में कोई स्किल सीख रहा है तो मे बी शायद से उसको ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। सो अगेन यू टेल कि वोकेशनल एजुकेशन इज देयर, सो इफ एजुकेशन के अंदर ही हम लोग इंटीग्रेट कर दें, right, while educating students we integrate skilling also, so then that would lead to better skill development। ठीक है, then you also talk about linkage between education and skilling and employment। so यहाँ पे सीधा सीधा बताओ, skills increase productivity which will lead to, और आज की डेट में इंडिया में प्रॉब्लम जो है, एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि जो वर्कफोर्स है, एक तरफ जो इंडस्ट्री है उसको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो खाली हैं जहां पे रिक्वायर्ड स्किल्स वाले लोग नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लो साइबर सिक्योरिटी के। सो बहुत कम वर्कफोर्स है जिनको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज और स्किल है। और यहां पे ये भी बताओ कि एजुकेशन का काम ये भी होता है कि हाई लेवल स्किल्स जो होती हैं, हाई लेवल स्किल्स में एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, फिर इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स एंड एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप की बात करो यहाँ कि एम्प्लॉयमेंट, सो रादर देन एम्प्लॉयर्स वेटिंग कि उन्हें प्रॉपर स्किल्ड वर्कफोर्स मिले, दे कैन एम्प्लॉय द पीपल एंड गिव देम अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेन देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप की बात करो एंड इंडस्ट्री रेलिवेंट, तो इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है या स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस है उनमें लिंक होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब बताओ। यहाँ पे ऑब्वियसली आप ये भी बताओगे सेक्टर स्किल काउंसिल्स, यहाँ पे आप बताओगे नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जहां गवर्नमेंट जो है अप्रेंटिसशिप को जो भी स्टाइपेंड दिया जाता है, पार्ट ऑफ इट इज रीइंबर्स्ड टू इंडस्ट्रीज। बट उसके बाद आप आओ चैलेंजेस, राइट। सो देयर आर डेफिनेटली वाइल लिंकेजेस आर देयर आर आल्सो सम चैलेंजेस। ठीक है, लैक ऑफ क्वालिटी स्किल्स, सो ये ब्रीफली बताओगे, बट ओके, लैक ऑफ फॉर्मल सर्टिफिकेशन, राइट, स्किलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ट्रेनर्स नहीं है।
ठीक है, और लिंकेज नहीं है इंडस्ट्री और स्किलिंग, तभी तो आज की डेट में ये सिचुएशन है कि जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वो लोगों के पास नहीं है। एंड देन नेगेटिव परसेप्शन रिगार्डिंग वोकेशनल एजुकेशन, तो इसलिए लोग जो बेसिक कुछ ऐसी स्किल्स होते हैं जो उनको जल्दी जॉब दिला सकते हैं उसकी तरफ नहीं जाते। सो कंक्लूजन, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट जो स्कीम्स पॉलिसीज निकाल रही है, अकेडमिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए टू मेन स्ट्रीम स्किलिंग एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, स्किलिंग शुड नॉट बी सीन एज समथिंग, जैसे एजुकेशन सिस्टम में आप जैसे मैथ्स पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम, वैसे ही स्किलिंग शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देयर शुड बी बहुत सारे सब्जेक्ट से बहुत सारे स्किल्स का चॉइस देना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा सा इनोवेटिव होने के लिए आप यहां पे कुछ इनोवेटिव चीजें भी बता सकते हो कि लर्निंग बाय डूइंग फिलॉसफी, okay, that can be implemented, okay, that is there so that India can reap its demographic dividend and become a global skill capital, okay. So this is how you could have addressed it, but again I understand थोड़ा सा abstract question था, it is a bit difficult, right, कि क्या issues है, but this is how best you could have addressed it, okay. So with this our discussion is done for governance and social justice. I hope it was useful to you. Again, your focus should be more on learning and I hope you have learnt some things और आपने अब सीखा है तो अब लर्न करके उसको अब आपको इम्प्लीमेंट करने का टाइम। सो अब अगली बार जब भी आंसर राइटिंग करें या पढ़ रहे हो, keep these things in mind, okay. With this I wish you all the best for your preparation and see you again next time.